महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मेरे सहकारी और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री और जिन्होंने अपने जन्मदिन पर एक नया तोहफा हमको पेश किया, ऐसे प्रकाश भाई मेहता जी, श्री निरंजन हीरानंदानी जी, श्री श्रीकांत जोशी जी, श्री सुनील मंत्री जी, श्री अरविंद मान जी, श्री राजन बांदेलकर जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को सुना, आपने हमारे हाउसिंग मिनिस्टर को सुना। ये दोनों को सुनने के बाद ये बात तो आपके मन में पक्की हो गई है कि हमारी गाड़ी सही ट्रैक पर चल रही है और महाराष्ट्र को सही दिशा में ले जाने का काम ये नई सरकार कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज का ये जो कॉन्क्लेव है, ये महाराष्ट्र में और मुंबई में हाउसिंग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट आज रिलीज हुई, मैंने उसको देखा। सुनील मंत्री जी का प्रेजेंटेशन हमने देखा। निरंजन हीरानंदानी जी ने मुंबई में ग्रीन स्पेसेस कैसे तैयार हो सकती है, इसका एक बहुत अच्छा विजन हमारे सामने रखा। और मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज का ये कॉन्क्लेव जो हो रहा है, इसका जो विजन है, ये विजन हाउसिंग फॉर ऑल है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा कि देश के तमाम लोगों को 2022 तक हम लोग घर दे सके, उसको पूरा करने का प्रयास और उसकी स्ट्रेटजीज आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे सामने आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार हो रही है और आज के कॉन्क्लेव में जो डेलिब्रेशंस होंगे, उनमें से जो समाज हित के हैं, जो इंडस्ट्री हित के हैं, ऐसे सारे डेलिब्रेशंस को हम निश्चित रूप से हमारी नई गृह निर्माण नीति में स्थान देंगे और इस विजन को साथ में आगे ले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता, सरकार और हाउसिंग इंडस्ट्री, ये तीनों जब तक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये विजन कभी पूरा नहीं हो सकता। और मैं ये लगातार देखता हूं, ये तीनों में एक डिस्कनेक्ट है। इंडस्ट्री और सरकार का डिस्कनेक्ट, जनता और इंडस्ट्री का डिस्कनेक्ट, और हाउसिंग के मामले में जनता और सरकार का भी डिस्कनेक्ट मुझे दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग हमारे जो सारे प्रयास है, जो सारे एफर्ट्स है, उनका कॉन्वर्जेंस नहीं करेंगे। आज जब भी मैं हाउसिंग इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो उसके पास शिकायतों की एक लिस्ट है कि साहब कैसे आपके ऑफिसेस में हमको तकलीफ होती है,
किस प्रकार से साहब हमको पैसा देना पड़ता है, किस प्रकार से छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ के ऊपर हमको अटकाया जाता है। ऐसे एक पूरी लिस्ट उसके पास है, और जिसमें कुछ चीज़ें सही भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें सही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वास्तविकता है, ये स्वीकृत करना पड़ेगा। जब मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ और हमारे कोलीग्स से बात करता हूँ, हमारे ऑफिसर से बात करता हूँ, तो उनका एक अपना कहना होता है कि साहब ये डीपी के रेगुलेशंस जो है ये ठीक से इन्फोर्स नहीं होते, डीसीआर जो है उसको फज करने का प्रयास होता है, डीसीआर का गलत तरीके से उपयोग होता है, और इसलिए ये सारी चीज़ें जहाँ डिस्क्रिशन की बात आती है वहाँ पर फिर देरी होती है। और इसलिए उनका भी एक अपना मानना है। और तीसरी ओर जनता है, जो जनता ये लगातार कहती है कि हमको घर चाहिए, लेकिन वो घर मिलने में न सरकार की ओर से इनिशिएटिव है और न हाउसिंग इंडस्ट्री की ओर से इनिशिएटिव है। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट, एक विश्वासार्हता का संकट, ये जो हमारा ग्राहक है उसके मन में हाउसिंग इंडस्ट्री के प्रति और सरकार के प्रति, ये दोनों के प्रति है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कागजों के ऊपर हम कितने भी प्लान तैयार कर ले और कितने भी हम हाउसिंग इनिशिएटिव्स पॉलिसी के तहत जनता के सामने रखे, कितने भी बड़े बड़े रिपोर्ट्स हम रिलीज करें, जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट हम खत्म नहीं करेंगे और जब तक जनता, सरकार और इंडस्ट्री ये साथ में आकर, ये चैलेंज है, ये आह्वान है, इस आह्वान का सामना करना है, इस मानसिकता में नहीं जाएंगे, तब तक मैं मानता हूं कि हम लोग केवल चर्चाएं करते रहेंगे, जमीन पर कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं कॉन्फ्रेंस से, सेमिनार ये पिछले 15 सालों से अटेंड कर रहा हूं, और वो आवश्यक थी, क्योंकि चर्चाओं के बिना आइडियाज नहीं आते, आइडियाज के बिना इनोवेशन नहीं होता, इनोवेशन के बिना हम कोई नई चीज नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का विचार हमको करना पड़ेगा कि ये चर्चाएं जो है ये जमीनी हकीकत में परिवर्तित क्यों नहीं होती, ये चर्चाओं तक क्यों सीमित होती है। और जब हम लोग सारे लोग प्राइवेटली बैठते हैं तो वी एक्नॉलेज ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो डिफरेंस, हमारा सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है, लेकिन जमीन के ऊपर वो परिवर्तित नहीं होता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, ये इंडस्ट्री को भी करना पड़ेगा और सरकार को भी करना पड़ेगा। और जब ये इंट्रोस्पेक्शन हम मिलकर करेंगे, तब मुझे लगता है कि प्लान्स वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ऑन ग्राउंड। और इस कॉन्क्लेव को उसी नजरिए से मैं देखना चाहता हूं। आज आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि भाई आपने 2008 की जगह 2015 का रेट रेकनर लगा दिया तो टीडीआर का रेट बढ़ गया, और टीडीआर का रेट अगर आप बढ़ाओगे तो फिर अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे तैयार होगा। लेकिन मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि क्या कभी हमने इसको इस प्रकार से देखा है कि अगर 2008 के रेट पर हमने फ्रीज किया, तो फ्रीज करने के बाद इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति ने यह कहा कि 2008 के रेट पर फ्रीज हुआ है, 2014 चल रहा है, तो इतना मुझे इसका फायदा मिला है, तो क्यों ना यह फायदा मैं ग्राहक को पास ऑन करूं। यह नहीं हुआ, यह नहीं होगा। और इसलिए सरकार का नजरिया क्या है? What are the resources of government? Land is a resource of government. सरकार का पैसा कोई आसमान से तो नहीं आएगा। सरकार की तिजोरी में पैसा ये सरकार के रिसोर्सेस के बेस्ट एक्सप्लॉयटेशन से आएगा। एंड व्हेन यू स्पीक अबाउट मुंबई,
जब हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में लैंड की अपनी वैल्यू है। सो व्हेन द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज इज अनलॉक्ड, ओनली देन उसका जो मोनेटाइजेशन है वो सरकार की तिजोरी में आता है। हम टीडीआर देते हैं, क्या करते हैं? एक वर्चुअल लैंड क्रिएट करके आपके हाथ में देते हैं, विच मल्टीप्लाइज, जो आपका होल्डिंग होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय एक वर्चुअल लैंड तैयार होके आपके हाथ में आती है, और आप देखिए ये वर्चुअल लैंड जो क्रिएट हुई उसमें से कितना अफोर्डेबल हाउसिंग हुआ और कितना प्रीमियम हाउसिंग हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि इसका अनुपात अगर हम देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग कम हुआ है और प्रीमियम हाउसिंग ज्यादा हुआ है। तो जब 6,000 रुपए की चीज 20,000 रुपए में बिकती है, 30,000 रुपए में बिकती है, 6,000 की चीज 7,000 रुपए में अगर बिक रही होगी तो हमको एक पैसा नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, हम नहीं मांगेंगे। लेकिन 6,000 की चीज अगर 20,000 रुपए में बिक रही है तो साहब कुछ तो हमारे साथ शेयर कीजिए, सरकार की तिजोरी में पैसा आएगा कहां से? व्हाट रिसोर्सेज डू वी हैव? और इसलिए मुझे लगता है कि हमको एकत्रित आकर, और इसलिए सरकार के दिमाग में इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के दिमाग में सरकार हो, और हम दोनों के दिमाग में जनता हो, ये अगर हम कर पाए तो हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो हमारा सपना है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। और मैं तो आपको बिल्कुल सीधा ये ऑफर देता हूं, अफोर्डेबल हाउसिंग के संदर्भ में जो रियल ग्राउंड इनिशिएटिव्स है, उन इनिशिएटिव्स के लिए आपको सरकार की जो पॉलिसीज चाहिए वो पॉलिसीज के लिए हम तैयार हैं। वी आर रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के संदर्भ में वी वांट टू कीप आवर पॉलिसीज फ्लेक्सिबल, हम तैयार हैं। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि इतना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इतने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस, ये सारी चीजें कम्बरसम है, ये चेंज होनी चाहिए, हमारी तैयारी है। बशर्ते ये सारी चीजें चेंज होने के बाद अफोर्डेबल सेक्टर में घर तैयार हो। अगर वो होता है तो हम निश्चित रूप से ये सारी चीजों को बदलेंगे। आपने मंत्री जी बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग आर्किटेक्ट्स को क्यों नहीं पावर देते, दे सकते, दिए जा सकते। नया डीपी तैयार होगा, उसका नया डीसीआर तैयार होगा, उस डीसीआर में डिस्क्रिशन निकाल देंगे, और मिनिमम डिस्क्रिशन अगर रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आर्किटेक्ट्स को हम एम्पावर नहीं कर सकते? वी कैन एम्पावर द आर्किटेक्ट्स, निश्चित रूप से ये विचार हो सकता है। हाँ, जहां डिस्क्रिशन है वहां पर अगर दुर्दैव से कोई आर्किटेक्ट ठीक ढंग से काम नहीं करता तो एक बड़ी लंबी लीगल बैटल उसमें चलती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, एक नया कैंपा कोला तैयार हो जाता है, तो उसमें फिर जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। और इसलिए डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाए, मेजर चीजों के ऊपर हम लोग, और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि भाई ये मुंबई में आने के बाद ही हमको समझ में आया कि ये बिल्टअप क्या होता है और कारपेट क्या होता है और फंजीबल क्या होता है। और साहब ये 33 की जो लिस्ट है ये तो समाप्ति नहीं होती, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये समाप्ति नहीं होती। मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। पॉलिसीज जो है वो पॉलिसीज अगर हम चेंज करें तो इन लार्जर इंटरेस्ट हम चेंज करें। छोटे छोटे इंटरेस्ट में हम लोग, व्यक्तियों के लिए हम लोग पॉलिसीज जब चेंज करते हैं, और मैं ऐसा कहता हूं कि हमारे देश की एक मानसिकता है, और वो मानसिकता ये है
कि हम सब लोग मिलकर हमेशा ये मानते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस हमने फॉलो करने चाहिए, लेकिन जिस समय मैं देखता हूं कि मैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मेरा बाजू वाला जो है ये मुख्यमंत्री का सगा संबंधी है या उसका करीबी है या उसके किसी करीबी का करीबी है और इसको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, तब फिर मैं ये कहता हूं कि मैं क्यों करूं भाई, मैं भी किसी को पकड़ता हूं और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता हूं, मैं भी किसी को पकड़ता हूं और हाउसिंग मिनिस्टर तक पहुंच जाता हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मानसिकता अगर समाप्त करनी होगी तो हमारा भी डिस्क्रिशन, जैसे मैंने अभी निर्णय लिया, ये जो हम लोग सेक्शन 20 करते हैं MRTP एक्ट में और यूजर चेंज करते हैं, मैंने कहा अगर इसके नियम तय हो गए, इसका प्रीमियम तय हो गया, तो व्हाई शुड इट कम टू अ चीफ मिनिस्टर, लेट द डिविजनल कमिश्नर हैंडल इट। मैंने कहा नहीं आएगी मेरे पास फाइल, हम लोग सारे अधिकार नीचे दे रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं हमारे पास आने की। देखिए नियम कानून में, और आज 5 महीने मुझे हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद, और मैं नहीं मानता कि यहां बैठा हुआ कोई भी या मुंबई की इंडस्ट्री का कोई भी ये कहेगा कि भाई इस मुख्यमंत्री के कार्यालय में मिलने के बाद फाइल होती है। मैं तो कहता हूं कि फाइल होने के बाद भी मिलने मत आओ, हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी फाइल मेरिट में है वो फाइल होगी, उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर नीचे कोई अटका रहा है तो जरूर मेरे पास आओ। और एक दुर्दैव से मैंने पिछले 4-5 महीनों में इस बात का अनुभव किया है कि लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता साहब कि बिना धक्के के फाइल आगे जा सकती है, और इसलिए पता नहीं किस किस को ढूंढ के लाते हैं और हमारे तक लाने का प्रयास करते हैं। आज इस मंच से मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, इफ योर फाइल इज विद चीफ मिनिस्टर, कृपया मत आइए, किसी को मत लाइए, जरूरत नहीं है आपके आने की, और होने के बाद भी मत आइए। अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं और नियम से बनाते हैं तो उद्घाटन को बुलाइए, पर फाइल मंजूरी करने के लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंसी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा एनए के बारे में, बिल्कुल सही बात है। एनए के बारे में जिस समय हमने रूल्स में चेंज किया तो हमारे ध्यान में 1992-93 में हमने जो एक हम लोग जो रियल एनए का यूजर है उसके बारे में हमने कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस करने के बाद आज भी ये बात बिल्कुल सही है कि वो डीम टू बी एनए वगैरह ये होता ही नहीं है, वो फिर सारी उतने डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। वी आर वर्किंग ऑन इट। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो पिलर टू पोस्ट, और कई बार तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है कि जिस डिपार्टमेंट का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन 18-20 डिपार्टमेंट की लिस्ट तैयार है, चले जाओ, हर एक के टेबल पे वजन रखो और आगे बढ़ो। ये खत्म होना चाहिए। हमने ईज इन डूइंग बिजनेस ये जो हाथ में लिया है, वी आर वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर। हम हर चीज पर वर्क कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम भी एक एक चीज समझ के उसमें आगे जाना चाहते हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि ये जो सरकारी तंत्र है, इस सरकारी तंत्र से आपको छुटकारा देने का प्रयास ये हम लोग निश्चित रूप से करने वाले हैं। और वैसे आपकी जानकारी के लिए हम लोगों ने कल ही फैसला किया है कि राइट टू सर्विस एक्ट, इसको ऑर्डिनेंस हम पास कर रहे हैं। राइट टू सर्विस एक्ट का अर्थ यह है कि हमारी जो सरकार है, चाहे सरकार हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो, चाहे जिला पंचायतें हो, चाहे कोई भी ऑफिस हमारा हो, वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। हमारा एक मेजर रोल सर्विस देने का है। और एज अ सिटीजन यू हैव अ राइट टू गेट प्रॉपर सर्विस इन प्रॉपर टाइम एट प्रॉपर कॉस्ट। और इसलिए हम कानूनन we are enacting a law by which we are giving you a right to service, wherein every single department of government, of municipal corporation has to come out with a notification
notifying what services they will provide, what will be the documents required for providing the service, what is the cost of that service, and in how much time the service will be provided. और उसके बाद आप अप्लाई करते हो और आपको सर्विस नहीं मिलती, उसमें सर्विस न देने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हमने रखी हुई है। और जिस प्रकार से सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बताता हूं, इसके ऊपर भी चिंता मत करो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिस प्रकार से आप एक अर्जी देते हो और अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो उसमें एक पूरी अपीलेट कमिश्नरेट है, उस प्रकार के कंप्लीट कमिश्नरेट हम लोग राइट टू सर्विस में तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत आपका प्लान या आपका एनए की अर्जी आपने डालने के बाद उतने समय में अगर आपको उसका पेपर नहीं मिला, अप्रूवल नहीं मिला, तो अब आपको एक लीगल रिकोर्स है, क्योंकि हमने वी हैव कास्टेड अ ड्यूटी ऑन अ पब्लिक ऑफिशियल टू डिलीवर द सर्विस एंड इफ ही डजंट देन ही वुड बी पीनलाइज्ड। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं बदलेगा, मानसिकता का भी भाग है। जैसे मैंने कहा कि लोग किसी किसी को पकड़ के हमारे पास आने का प्रयास करते हैं, मानसिकता, लोगों को लगता ही नहीं है कि सीधे काम हो सकता है। और अगर किसी को आप कह दो कि भाई आप चिंता मत करो आपका काम हो जाएगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। उसको जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि फलाने के पास जाके मिल ले, तो उसको लगता है कि अब मेरा काम होने वाला है। तो ये मानसिकता आपकी हमारी सबकी बदलनी है। हम प्रयास कर रहे हैं, बदलेगी, साल भर 1.5 साल लगेगा, लेकिन सारी मानसिकताएं बदलेगी। अब एक महत्व का विषय जिसकी चिट्ठी तीसरी बार मेरे पास आई है, मुंबई का डीपी, इसकी परिस्थिति क्या है। देखिए, मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान बना, इस डेवलपमेंट प्लान में एरर अपरेंट बहुत बड़े पैमाने पर है। उसके स्कीमेटिक जो पूरा उसका ढांचा है, वन में हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। Somebody may think कि transit oriented development is not a proper way, it has to be ribbon development or it has to be something else। वो ठीक है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जिस समय हम लोग उसको तैयार करते हुए, थैंक यू, मन की बात जानता है। वैसे आज मैं लेट इसलिए हुआ कि मेरा 2-3 दिन से आवाज बैठा है और इसलिए मैं कुछ टेस्ट करवाना चाहता था, और ये हीरानंदन जी के हॉस्पिटल में चला गया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे वहाँ बुलाया। और वहाँ जाने के बाद वो मेरे डॉक्टर ने इतने टेस्ट लिखवाए थे कि 2-2.5 घंटे वो मेरे पूरे बॉडी का स्कैनिंग उन्होंने कर डाला। तो फॉर्चुनेटली कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो इसलिए जिस समय लैंड यूज के बारे में हो या रिजर्वेशंस के बारे में हो, बिल्कुल ब्लैटेंट एरर्स होंगे, और वहीं पर उस जगह पर ब्लैटेंट मैनिफेस्टेशन हो दैट अ रिजर्वेशन इज आइदर पुट अप और लिफ्टेड फॉर अ इंडिविजुअल। देखिए, स्कीम में किसी का फायदा हो सकता है, होना भी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, जैसे किसी का नुकसान होता है किसी का फायदा होता है। और अपरेंटली जहां दिखाई पड़ता है कि आउट ऑफ ब्लू स्ट्रेचेस ऑफ लैंड हैव बीन बेनिफिटेड, और जिसमें हम ग्रीन कवर समाप्त कर रहे हैं, ऐसी कुछ जगह जब ध्यान में आती है, तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ध्यान में आया कि इतनी गलतियां, मतलब जब हम केवल गूगल से एक आधा प्लान तैयार कर लेते हैं, तो एक बड़ी इस प्लान में मजे की बात बताता हूं कि एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, और उस काम के लिए वहां पर गड्ढा खोदा गया, तो बड़ा गड्ढा था,
तो इन्होंने गूगल से उसकी इमेज ले ली, तो इनको लगा वो तालाब है और इसलिए उसको वाटर बॉडी लिख दिया। अब जहां पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम सैंक्शनड है और वो काम चल रहा है, उसको अगर वाटर बॉडी लिख देंगे, मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें रोज आपने पेपर में पढ़ी है, मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जो कमेटी हमने तैयार की थी चीफ सेक्रेटरी की और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी UD1 है, उस कमेटी के फाइंडिंग्स में ये बात आई कि केवल सजेशन ऑब्जेक्शन में ये सारे चेंजेस करना ये पॉसिबल नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होगा। और इसलिए चेंजेस अगर कर दें तो स्कीमेटिकली उसको एक बार हम लोग देखें, और ये जो एरर एपरेंट है, ये एरर एपरेंट को हम लोग पहले ठीक करें और उसके बाद उसको वापस पब्लिश करें। तो ये 25,000 जो शायद अभी उसके ऊपर सजेशन ऑब्जेक्शंस आए, उसकी संख्या 3, 4, 5 हजार तक आएगी। और ये जितना इसके ऊपर हो हल्ला होता है, इसमें मुंबई की इमेज खराब होती है कि मुंबई में एक DP भी हम ठीक से तैयार नहीं कर पाते। और इसलिए इसको जब हमने लीगली इवेल्युएट किया तो ध्यान में आया कि द गवर्नमेंट हैज अ पावर अंडर सेक्शन 154 टू डायरेक्ट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इसलिए यूजिंग दैट पावर एज सजेस्टेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, वी हैव डायरेक्टेड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि सारी एरर्स को ठीक करके इसको रिपब्लिश वो करे और उसके बाद सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए समय दे। अब सवाल यह आता है कि इस बीच क्या होगा। तो इस बीच ये होगा कि कानूनन अगर हम लोग ये कहे कि जो नया DP है वो पूरा स्क्रैप हो गया, अगर ये हम लोग कहे, तो इसका अर्थ ये होगा कि 91 का जो DP है वो लागू है। तो उसका उपयोग करके कोई ये कहेगा कि जिसके राइटफुली, रॉन्गफुली नहीं, राइटफुली नए DP ने जिसकी जगह पर रिजर्वेशन दिखाया है, राइटफुली नॉट रॉन्गफुली, रॉन्गफुली भी हो सकता है, वो तो इस मौके का फायदा उठा के 91 के DP के अनुसार एप्लीकेशन करके थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। बाद में आप कितना भी DP बनाने की कोशिश करो, जगह ही नहीं बचेगी। और इसलिए व्हाट वी हैव सेड इज कि हम लोग विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द टू। इन 4 months जब तक ये नया DP से पब्लिश नहीं होता, तब तक हम स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द टू का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, जिसमें जिस DP में जो रिजर्वेशन स्ट्रिक्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। तो इससे यह भी हो गया कि ये जो गलत DP था, इस गलत DP को सुधारने का हमको मौका मिला। दूसरा, बीच के 4 महीने में कोई अनड्यू एडवांटेज न ले, इसकी ओर ध्यान रखने का हमको मौका मिला। और तीसरा, 91 का DP तो लागू ही है। और इसलिए जो एक लोग कह रहे थे कि भाई अब इससे मुंबई का सारा डेवलपमेंट स्टॉल हो जाएगा, नहीं साहब, वो डेवलपमेंट स्टॉल नहीं होगा, क्योंकि 91 के DP के अनुसार डेवलपमेंट हो सकेगा। तो बहुत कम जगह पर जहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजर्वेशंस है, वहां पर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा, पर ब्रॉडली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 4 महीने में इसको रिपब्लिश करेंगे और रिपब्लिश करने के बाद फिर सजेशन ऑब्जेक्शन लेकर इस DP को हम लोग मंजूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि साधारण मुंबई का हित और मुंबई के लोगों की इच्छा, ये दोनों चीजों को देखते हुए सरकार ने इस पर एक्ट किया है। और मैं इसके आगे जाकर कहता हूं कि इन ड्यू कोर्स इफ वी फील कि इसमें कोई अड़चने आ रही है, तो गवर्नमेंट ऑलवेज हैज अ इनहेरेंट पावर टू रेक्टिफाई, हम रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करेगी, ये सरकार नहीं करेगी, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बाद में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी एक्सरसाइज करने के बाद वो लीगली ठीक से हुई है कि नहीं, ये देखना सरकार का काम है। उस समय सरकार इसमें एंटर करेगी, तब तक सरकार इसमें एंटर करना नहीं चाहती। एक चिट्ठी पूना के DP के बारे में भी आई। पूना के DP की स्थिति यह है कि पिछले 8 सालों से पूना के DP की डेवलपमेंट की सारी प्रोसेस चल रही है। मूलतः ये सारी प्रोसेस विद इन टाइम होनी चाहिए थी, पर जो भी कारण रहे होंगे वो नहीं हो पाई, और ऐसा लगा कि ये नहीं हो सकती है। तो कानूनन एक्सटेंशन की डेट भी समाप्त होने के बाद भी वो DP कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए सरकार ने 3 लोगों की कमेटी को अपॉइंट किया है,
जो कमेटी अब उस डीपी का बचा हुआ काम करेगी और वो कमेटी उसको फाइनलाइज करके फिर सारी प्रोसेस करेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा काम ये ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है। हम गवर्नेंस में डीपी को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम डीपी के रिजर्वेशंस को एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, द सिटी एमिनिटीज, द सिटी ग्रीन स्पेसेस, इस प्रकार से हम उसको देखना चाहते हैं। और इसलिए जो भी स्कीम होगी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि किसी भी डीपी के बारे में निर्णय करने का अधिकार उस शहर का है, क्योंकि उस डीपी का इफेक्ट अगले 30 साल तक उस शहर के लोगों पे होने वाला है। और इसलिए जनता के हित में जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों को हम लागू करेंगे। आज मैं इस मौके पर इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत सीरियसली हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इस मिशन को साथ में लेकर उतरी है। और मेरे मन में पूरा विश्वास है कि मेरे सामने बैठे हुए लोगों की ताकत इतनी है कि इन्होंने मन में ला लिया तो ये मिशन 100% पूरा होगा। और ये मिशन आपके ही भरोसे पूरा हो सकता है, केवल हमारे भरोसे नहीं हो सकता। सो लेट्स जॉइन हैंड्स। ये सारे के प्रॉब्लम है हम दूर करेंगे, और कोई माड़ा के प्रॉब्लम है हम दूर करेंगे। बताइए, वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। केवल ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो दिशा है वो दिशा सामान्य आदमी को घर मिलना चाहिए। इस दिशा में हम इस सारी चर्चा को अगर ले जाए और सरकार और आप हम मिलकर हाथ में हाथ डालकर आगे जाए तो मुंबई को एक सस्टेनेबल सिटी, एक ड्रीम सिटी और सबको घर देने वाली सिटी, आसरा देने वाली सिटी, इस रूप में मुंबई और महाराष्ट्र को हम डेवलप करेंगे। इतने ही आज के मौके पर कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।